नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। इन दिनों आरएमएसबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी जारी करी। दरअसल कॉलेज शिक्षा के अंदर पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर नियुक्त होते आए हैं। अभी इस सरकार ने यह फैसला किया है कि जो अ, स्टाफ की जो कमी है और जो राजशेष के जो कॉलेजेस हैं उनमें अब टीचिंग एसोसिएट पढ़ाए जाएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिए जाएंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेस कह सकते हो उसको आप, क्योंकि लेंगे तो परीक्षा पास करवा के, बट वो 5 वर्ष के लिए ही लिए जाएंगे और उसके बाद अगर उसकी सेवा ठीक है तो उसका पीरियड 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में भ्रमित करने वाली है। कई सारी बातें जो लोगों को नहीं पता है, कुछ जगह पे कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग बने हुए हैं। तो इस राजशेष की इस टीचिंग एसोसिएट पर हम बात करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे इसके 4 मुद्दों पे। ठीक है, एक तो बात करेंगे कि राजशेष सोसाइटी और टीचिंग एसोसिएट। ठीक, टीचिंग एसोसिएट, अब मैं इसको लिख रहा हूं एसोसिएट टीए करके। कई जगह इनको शिक्षा वीर नाम दे दिया गया, अग्निवीर की तरह। हम 3 बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। पहली बात कि ये है क्या, दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये मैं सबसे लास्ट में रखूंगा। दूसरा कि इसका इसके बारे में मैं राजशेष क्या है, टीचिंग एसोसिएट क्या है ये, और ये भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, इस पे भी बात करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि क्या अब परमानेंट वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, जो स्थायी भर्ती है उसका क्या रहेगा। तो ये प्रश्न बहुत बच्चों ने मुझे पूछ लिया। डर जायज भी है, क्योंकि एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति जो उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना देखता है, उसके लिए ये डरावनी खबर है। क्योंकि आज जैसे मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, अगर ये वैकेंसीज नहीं होती तो मैं आज कभी प्रोफेसर नहीं बन पाता, सीधी बात है। तो मैं अगर आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो निश्चित तौर पे उस पुराने पैटर्न की वैकेंसी थी, इसलिए हो। अगर ये ऐसे शिक्षा वीर जैसी प्रोसेस अगर आज से 10 साल पहले लागू हो जाती तो मैं प्रोफेसर नहीं हो पाता। तो चूंकि मैं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका विरोध नहीं करूं। मैं हूं, इसका मतलब ये है कि ठीक है, मैं मेरी योग्यता से यहाँ पे हूँ, पर अगर कुछ नीति अपने को गलत लगती है तो मुझे लगता है उसके संबंध में हमें बात रखनी चाहिए। तो एक तो हम इस पे बात करेंगे कि स्थायी भर्ती का क्या रहेगा, और भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे, ये क्या है इस पे भी जानेंगे। और चौथी बात, मेरा जो एक आंकलन है या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस पूरे सिस्टम के बारे में क्या है, तो मैं इन चारों चीजों पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले है क्या ये, अब इसको समझना। देखो, राजस्थान के अंदर 2 प्रकार की अभी कॉलेजेस है। जितनी भी कॉलेजेस चल रही है तकरीबन 400 के आसपास। एक तो है सरकारी कॉलेज, सरकारी महाविद्यालय है जहां हम लोग पदस्थापित है, गवर्नमेंट कॉलेजेस। दूसरे है राजशेष के कॉलेज। राजशेष क्या है? राजशेष का मतलब होता है राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी। राजस्थान कॉलेज शिक्षा या कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी को शॉर्ट में राजशेष कहा गया है। ये एक सोसाइटी है और अब पूरी कॉलेज के संचालन का काम राजशेष करेगी। तो कुछ लगभग 240-50 के आसपास जो नए कॉलेजेस है, सारे नए कॉलेजेस राजशेष के अंडर में। पिछले कांग्रेस के टाइम से लेके अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने तकरीबन 200 के आसपास कॉलेजेस राजशेष के स्थापित किए थे। इस सरकार ने भी जो कुछ भी बना सारा राजशेष में बनाया है। और 2016-17 से पहले के जितने भी कॉलेजेस है वो सारे के सारे सरकारी कॉलेजेस हैं। इनमें जो व्याख्या भर्ती होती है वो एपी की होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो प्रमोशन होके एसोसिएट बनते हैं प्रोफेसर और उसके बाद में फुल प्रोफेसर बनते हैं, जो आरपीएससी के द्वारा की जाती है। जो अभी जैसे चल रही है, इंटरव्यू चल रहे हैं हमारे, उससे पहले एक और भर्ती पूरी हुई थी। सबसे पहली भर्ती हमारी थी जो रिटर्न और इंटरव्यू से हुई थी।
2014 की वैकेंसी में जब हम लगे थे, ये सारे के सारे हम लगते हैं सरकारी महाविद्यालयों में, और ये परमानेंट कैडर है जैसे हम कहते हैं। अब राजसिस के अंदर जब कॉलेजेस नई खोली थी गवर्नमेंट ने, तो उन कॉलेजेस के जो नोटिफिकेशंस आए थे उसके नीचे भी स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि यहाँ पर कोई नया पद क्रिएट नहीं किया जाता है। अब आपने कॉलेज तो खोल दी, बट उसमें आपने पद क्रिएट नहीं किया। अब जब आपने पद क्रिएट ही नहीं किया, तो आप भर्ती कैसे निकाल सकते हो? अब हम लोगों की क्या स्थिति बनी हुई इस समय हम यहाँ पे लगा रहे हैं विद्या संबल के लोग, और इनके मॉनिटरिंग के लिए हमारे में से सरकारी महाविद्यालयों के प्रोफेसर को नियुक्त किया गया प्रभारी के रूप में। अभी यही चल रहा है। कुछ जगह पे सरकारी महाविद्यालय के लोग ट्रांसफर लेके राज्य से इसमें डेपुटेशन पे चले गए, जो लगभग इस कॉलेज को मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं। अब ये जो भर्ती है टीचिंग एसोसिएट, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी राजसेस के कॉलेजेस हैं, उन सारे कॉलेजेस के अंदर पढ़ाने का काम ये लोग नहीं करेंगे, बल्कि टीचिंग एसोसिएट करेंगे, जिसकी इन्होंने 3540 पोस्ट की जो वैकेंसी निकाली है, वो सारे लोग कौन सी कॉलेजेस में लगेंगे? राजसेस कॉलेजेस में। एक बात। अब बात ये आती है कि सरकारी महाविद्यालय जितने भी हैं, इनमें भी अगर कोई पोस्ट वेकेंट है, तो उस पोस्ट, अगर कोई नई पोस्ट क्रिएट होती है या कोई वेकेंट पोस्ट है पहले से, तो उनमें भी इनके प्रावधान रहेंगे, टीए आएंगे। अब मतलब जैसे मैं बाड़मेर कॉलेज की बात करता हूँ, बाड़मेर के अंदर हिंदी में एमए का डिपार्टमेंट है, अभी खुला है 2 साल पहले, और वो राजसेस के अंदर खुला है। हमारी कॉलेज तो गवर्नमेंट कॉलेज है, बट उसमें हिंदी का डिपार्टमेंट राजसेस के अंडर में खोला गया है। अब उसमें अगर एमए के लिए 2 पोस्ट होती है, तो 2 पोस्ट पर गवर्नमेंट प्रोफेसर नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि टीए आएंगे, टीचिंग एसोसिएट पढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से टीए कंप्लीटली यहां तो रहेंगे, साथ में सरकारी महाविद्यालयों में भी जो जो सब्जेक्ट्स नए क्रिएट किए गए राजसेस के अंडर में, वो यहाँ पे पढ़ाएंगे। अब ये यहाँ पे ये बात होगी कि हमारे साथ में हिंदी के जो 2007 की भर्ती के हैं, 8 की वैकेंसी के हैं, या 2000 की वैकेंसी के, 1997 की वैकेंसी के लोग हैं, वो एमए नहीं पढ़ा पाएंगे, वो बीए पढ़ाएंगे, और जो टीए है वो एमए पढ़ाएंगे। मतलब कितनी विसंगति डाल दी इन्होंने कि मास्टर का जो है एमए इन हिंदी पढ़ाने का काम टीए करेगा, और बीए को पढ़ाने का काम हमारा सीनियर प्रोफेसर करेगा। पहली विसंगति यहाँ पे है। अब देखिए बात, आगे भी कोई नई पोस्ट अगर क्रिएट होती है सरकारी महाविद्यालय में, तो वो भी टीए के अंडर में जाएगी। तो कंप्लीटली ऐसे घेर लिया गया है कि कॉलेज शिक्षा के अंदर जो जो वैकेंसीज रहेगी वो टीचिंग एसोसिएट पढ़ाएंगे। अब ये जो प्रक्रिया है, टीए की प्रक्रिया संपादित करने का जो जिम्मेदारी है, वो आरएमएस को दी गई है, अधीनस्थ बोर्ड को दी गई है। दूसरी विसंगति यहाँ पे ये जाती है कि कॉलेज में पढ़ाने वाले जितने भी हैं, वो सारे के सारे 6000 ग्रेड पे से ऊपर के लोग हैं, उनकी वैकेंसी नहीं करवा सकते। बट हाँ, इन्होंने इसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लिया है, संविदा कर्मी के रूप में, तो ठीक है, इन्होंने इसको दे दिया, आरएमएस भी करवाएगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये टीचिंग एसोसिएट है क्या, कहाँ पढ़ाएंगे, और ये राजसेस क्या है। राजसेस एक सोसाइटी है जो पहले बना दी गई थी। तो अब आप सोचिए, इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये इन्वॉल्व है। ये पॉलिसी बेसिकली कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी ने भी इसको ठीक से लागू करने का काम किया, किसी ने विरोध नहीं किया। आगे देखिए, अब बिंदु ये आता है कि क्या अब स्थायी भर्ती नहीं होगी आगे। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। अब सरकारी महाविद्यालय में जो परमानेंट कैडर है, हम लोग जो है, ये लगभग 4-5 हजार के आसपास का, 5 से 6 हजार का कैडर है। देखो, ये आंकड़े अनुमानित है, आप इस आंकड़ों को कमी मत निकालना कि सर आपको एग्जैक्टली नहीं पता। एग्जैक्टली कोई मैं यहाँ पे टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपन मोटा मोटा आकलन कर रहे हैं, तो ठीक है। अब 5 से 6 हजार का कैडर है। अब इस 5 से 6 हजार के जो कैडर है, इसमें अगर कोई व्यक्ति रिटायर होगा, या किसी व्यक्ति की सर्विस में डेथ हो जाती है, या कोई व्यक्ति रेजिग्नेशन देके निकल जाता है, या कोई वीआरएस ले लेता है, और जो पहले से इस कैडर में कोई वैकेंट पोस्ट है पहले से, अब 6000 की 6000 तो भरी हुई है नहीं, लगभग 550 आज भी खाली पड़ी है, और जो जो रिटायरमेंट हर साल 200, 250, 300 लोग रिटायर होते जा रहे हैं। तो अब देखो, अब जहां तक
भर्ती की बात है, परमानेंट वैकेंसी की बात, स्थायी भर्ती की, तो जो सरकारी महाविद्यालय की परमानेंट कैडर की पोस्ट है, इस पर भर्ती आती रहेगी। अब मतलब यह है कि वैकेंसी, स्थायी भर्ती पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, बट हाँ, अब पहले जितनी नहीं रहेगी, ये थोड़ी कम हो जाएगी। थोड़ी क्या, काफी कम हो जाएगी। 2014 से पहले जो आती थी ना, उस टाइप से अब आएगी। मतलब जैसे साल भर में 200-250 पोस्ट रहेगी, तो 2 साल 3 साल में एक भर्ती आती है 400-500 पोस्ट की, 300-400 पोस्ट की, बस वो रहेगी। अब वो क्यों रहेगी? क्योंकि 5-6 हजार कैडर का जो परमानेंट कैडर है, इस कैडर से कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा, हर साल 200-250 रिटायरमेंट चलते रहते हैं। किसी की डेथ हो गई, किसी ने वीआरएस ले लिया, तो वो भर्ती आरपीएससी परमानेंट कैडर के रूप में करवाएगा। प्लस जो कॉलेज शिक्षा में अभी पोस्ट खाली है परमानेंट कैडर की, ये नहीं, राजशेष नहीं, परमानेंट कैडर वो है जो सरकारी महाविद्यालयों में जो अभी 2025 दिसंबर में जो पेपर हुआ है, इस तक के सारे लोग परमानेंट कैडर है। राजशेष वाले परमानेंट कैडर नहीं है, ये कभी भी हटाए जा सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर परमानेंट कैडर है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता राजशेष में। हाँ, उसके लिए भर्ती आती रहेगी। इसलिए जो कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, उनको ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हमारी बिल्कुल वैकेंसी नहीं आएगी। तो मैंने आपको सिस्टम समझा दिया, वैकेंसी चलती रहेगी। बट हाँ, ये जो काम किया है ना, इस जगह हमारा क्या व्यू है, वो भी बता देता हूं। देखो, अगर राजशेष की बात करें, अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हम राजशेष के तहत लोग लेंगे 28,850 रुपए फिक्स पर मंथ के हिसाब से रुपए देंगे। अब आप देखिए कि एक ही कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर लाख रुपए से सारों की लगभग अधिक सैलरी है, नए लगे हुए भी लाख रुपए के आसपास है। टीचिंग एसोसिएट की योग्यता उतनी ही है जितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। वो भी नेट है, पीएचडी वगैरह भी है, पेपर्स पब्लिकेशंस वगैरह भी है, सब कुछ है। अब समान योग्यता और समान कार्य के लिए वेतन में भेद कैसे हो सकता है? ये हम कहते हैं ना, वो आर्टिकल 39 जो आता है नीति निर्देशक तत्वों में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन जैसा कुछ होना चाहिए। 28,850 दिहाड़ी मजदूर की तरह, बिल्कुल। इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है, इसमें कोई डीए नहीं है, मासिक है। और बिल्कुल देखो क्या लिखा है, फिक्स मासिक परिश्रमिक 28,850 रुपए, 28,850 रुपए प्रति माह फिक्स मासिक परिश्रमिक है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड है वो ये लोग नहीं करेंगे। जबकि परमानेंट कैडर को डीए मिलता है, उनको टीए भी मिलता है, उनको एचआरए मिलता है, उनको सालाना इंक्रीमेंट मिलता है, विभिन्न सारी सोशल सिक्योरिटीज प्राप्त होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सोशल सिक्योरिटीज, पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है। एक तो ये गलत सिस्टम है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप टीचिंग एसोसिएट ले ही रहे हो, तो एटलीस्ट उनकी सैलरी वगैरह सम्मानजनक होनी चाहिए, उनको वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो मतलब परमानेंट कैडर को दी जा रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, आज ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में लागू किया गया है, एज ए पायलट प्रोजेक्ट, एज ए प्रयोग किया गया है। बहुत संभावना है कि भविष्य में ये आपके स्कूल शिक्षा में भी एक सिंगल ऑर्डर आएगा, और इस स्कूल शिक्षा के अंदर भी ये कर देंगे। अगर स्कूल शिक्षा में दोनों में ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोग आएंगे, तो आप ठीक है, सरकार के लिए तो रेवेन्यू बचत ही है, क्योंकि ये कॉलेज में जब 28,850 में लिए हैं, तो स्कूल में तो 18-20 पे ले लेंगे। इससे क्या होगा कि जो सरकारी सेवा में आने के सपने देखते हैं बच्चे, जो एसटीसी बीएड करके और सरकारी अध्यापक बनने का एक ड्रीम देखते हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। अब आप मुझे इस बात पे कोस सकते हो कि सर ये सब जरूरी है, निजीकरण, ये वो सब ठीक है, पर एक निजीकरण भी करते हो ना आप, तो कम से कम ये चीजें तो ठीक होनी चाहिए। 28,850 में एक आदमी का घर कैसे चलेगा बताओ? प्रोफेसर की योग्यता है, वो अगर जेआरएफ पीएचडी करके आया मान लो, तो जेआरएफ की स्कॉलरशिप भी उसको 45,000 के आसपास मिलती है कट कटा के। तो आप
पीएचडी करने के लिए 45,000 रुपए दे रहे हो और बाद पीएचडी के बाद जब आपको कॉलेज में जॉब मिल रही है तब आप उसको 28,850 रुपए दे रहे हो। ये अपने आप में विसंगति है बड़ी। ये सारी चीजें हो गई। अब बात क्या आती है? बात ये आती है कि ये जो टीचिंग एसोसिएट लिए जाएंगे ये 5 वर्ष के लिए होंगे। मान लो कि वो 5 वर्ष के लिए ठीक लग गए। इस 5 वर्ष के दौरान अगर मान लो उसका प्रिंसिपल के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठता है, क्योंकि हर व्यक्ति के सांचे में सोच के सांचे में फिट होना कोई जरूरी थोड़ी है, और इसको अगर बाहर निकाल दिया जाता है तो वो 5 साल के बाद क्या करेगा? अब कोई 30-35 वर्ष की उम्र में कोई टीए में आया, 40 साल निकाल दिया, 40 के बाद वो कहाँ जाएगा बताओ? कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। फिर इसको 3 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। अब वो 3 साल के लिए आगे बढ़ाने की रिकमेंडेशन तो प्रिंसिपल देगा कॉलेज का। अब वो प्रिंसिपल जो रिकमेंडेशन देगा, अब वो प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन के बेसिस क्या है? प्रिंसिपल कहीं अपनी जो बात मानता है, अपनी जो चाटुकारिता कर रहा है उस व्यक्ति की रिकमेंडेशन दे देगा, और कोई स्ट्रिक्ट व्यक्ति है, मान लो ऐसे ज्यादा उससे वो चापलूसियां नहीं होती, तो हो सकता है उसको बाहर कर दे। तो ऐसे स्थिति में तो ये बहुत वो हो जाएगा कि भारत का सिस्टम तो आपको सबको ही पता है कि कौन आगे जाता है, किसको पुरस्कार मिलते हैं, सबको सब पता है। तो ये और चीजें जो है वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार आप एक योग्यताधारी व्यक्ति जिसने नेट किया, पीएचडी किया, जर्नल में पेपर निकाले, उस व्यक्ति को 28,850 पे टीचिंग एसोसिएट के रूप में रख रहे हो। मैं इस व्यवस्था के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि परमानेंट कैडर होना चाहिए, और परमानेंट भले आपको कॉलेजेस कुछ बंद करनी पड़े तो कर दो, पर क्योंकि गांव ढाणियों में जो कॉलेजेस खुली हुई है, जिनके पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिनके पास में समुचित रूप से स्टूडेंट भी नहीं, तो गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए कि जो जो आपने कॉलेजेस खोली है उन कॉलेजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, एडमिशंस की क्या प्रोसेस है। अगर उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, जिसमें बच्चों की संख्या बेहद कम है, तो वो कॉलेजेस कम कर देने चाहिए, और जो कॉलेजेस है उसमें परमानेंट कैडर रखना चाहिए। और बेहतर होगा कि उस परमानेंट कैडर कॉलेज के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा खर्च किया जाए, अच्छी पॉलिसीज बनाया जाए, ताकि अब आपने इस तरह से काम कर लिया है कि हम लोग क्लासेस ठीक है लेते हैं, मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूँ। आप ये कभी कमेंट में भी आप ये नहीं कह सकते कि सर आप लोग तो कोचिंग्स वगैरह में क्लास है, मतलब बाकायदा क्लास है प्रॉपर लेते हैं। कोचिंग में तो हमारी क्षमता है और आगे 7-8 घंटे के बाद में काम करने की औकात है, तो इसलिए कर लेते हैं। अदरवाइज अगर हम भी कॉलेज जाने के बाद में घर जाके रेस्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो 4:30 बजे और छुट्टी है, इस वजह से मुझे पता है हम पूरा प्रॉपर कॉलेज का काम करने के बाद है वो दूसरे काम करते हैं। प्रायोरिटी हमेशा कॉलेज रहती, कभी छुट्टी नहीं लेते, कोई अर्जेंट नहीं होता तब तक। तो आप तो ये कोई नहीं कह सकता कि आप लोग पढ़ाते नहीं हो। हम पढ़ाते हैं और रेगुलर क्लासें लगती है, बच्चे मेरी क्लास में आते भी हैं, और अगर बच्चे आते हैं तो हम डेफिनेटली क्लास लेंगे। अब आजकल तो 12वीं के बाद बच्चे सीधे कोचिंगों की तरफ भागने शुरू हो गए हैं, तो अब उसका तो कोई उपाय नहीं है। खैर वो सब दूसरी बात है। पहली बात ये है कि इन चीजों के पक्ष में मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि एक तो परमानेंट ही कैडर रहना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ये कैडर कहाँ काम करता है, इसकी थोड़ी सैलरी वगैरह ठीक कर ली जाए, और फिर कॉलेजेस में वगैरह में कुछ सीट्स खाली रहती है तो एक सत्र के लिए जा सकते हैं वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, ताकि नई वैकेंसी आएगी, भरेंगे, तब वो लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे, ताकि वो तैयारी भी लोग करते रहे। इसलिए सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। हालांकि इसका विरोध जो है मुझे लगता है हर स्तर पे हो रहा है, और लोग न्यायपालिका का शरण भी मुझे लगता है लेंगे, संगठन आगे आएंगे। अगर आप चाहो कि मैं अगर विरोध करूं तो हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा काम उन लोगों को करना जिनको सिस्टम में आना है। आप पॉलिटिशियन से बात करिए, आप अपने जनप्रतिनिधियों से बात करिए, आप संगठनों से बात करिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें ग्राउंड पे खुद करनी पड़ती, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए मरना स्वयं को पड़ता है। आप कई बार कहते हो सर आप लोग आंदोलन नहीं करते हो। अभी हम कहूं क्यों आंदोलन करें? आंदोलन वो करेगा जिसका हित मारा जा रहा है। मेरा कोई हित नहीं मारा जा रहा, क्योंकि मैं मेरे सिस्टम में हूँ। अब आप लोगों को करना चाहिए, हम आपको राह दिखा सकते हैं। तो कुल मिला की बात यह कि माननीय न्यायपालिका की शरण ली जा सकती है। कुछ मैटर ऐसे हैं इसमें,
और एक दूसरे के भरोसे रहेंगे तो मुझे लगता है कुछ होना नहीं है। तो कहने का मतलब है क्या है, मैंने बता दिया। भर्ती प्रक्रिया के बारे में अभी मैं बात करूंगा। स्थायी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी वो भी मैंने बता दी, और मैंने मेरा आंकलन बता दिया कि मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। संशोधन और सुधार की बहुत गुंजाइश है इसके अंदर। और भी बातें हैं, अगर अपन इसके ऊपर चर्चाएं करें तो लंबी हो सकती है, बट मैं चाहता हूं कि समझने वाले इतने में समझ जाएंगे। अब थोड़ा सा इसकी प्रोसेस पे बात कर लेते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं। तो देखो 3540 सीट है टोटल। नाम टीचिंग एसोसिएट टीए दिया गया है। आवेदन पत्र अभी मई जून में चलेंगे। मई में मेरे हिसाब से शुरू होने वाले हैं और जून तक चलेंगे। और योग्यताएं सारी वही है जो कॉलेज प्रोफेसर की योग्यताएं हैं। नेट वगैरह सारा परीक्षा के तक होना चाहिए आपके पास में। 5 साल के लिए आपको सोसाइटी नियुक्त करेगी और संविदा होगा पूरा का पूरा। तो लिखा है इसमें कि सृजित पदों पर प्रथम संविदा नियुक्ति अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। या सोसाइटी समाप्त पहले हो जाती है तो आपकी पहले ही आपको घर भेज दिया जाएगा। यदि सोसाइटी की अवधि में विस्तार किया जाता है तो फिर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का पहले मूल्यांकन किया जाएगा। अगर जरूरी है तो 3 वर्ष के लिए उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको 60 वर्ष तक लाया जा सकता है। बट वो है कि उसमें भी फिर बहुत सारी चीजें, टेक्निकल चीजें आ जाएगी। आपकी वेतन जो है 28,850 रुपये रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा नहीं। और इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जीके का होगा राजस्थान का, जैसे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का सेम सिलेबस है, और उसमें 75 मार्क्स होंगे टोटल और 1 घंटे का टाइमिंग रहेगी। दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट का है, 120 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 300 अंकों का रहेगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा। दोनों में मिला के 375 का ये स्कोर रहेगा टोटल, और 375 में से आपके ये पूरी की पूरी बनेगी। तो इसमें ये रहेगा कि जो 375 है ये नंबर लाने, और जो सेकंड पेपर है इसका सेम सिलेबस प्रोफेसर का है। तो अगर कोई ऐसा साथी भी है जो इस भर्ती से बहुत खुश है और चाहता है कि थोड़े समय के लिए रोजगार प्राप्त कर लें, बेरोजगारी दूर कर लें, तो वो तैयारी कर सकता है। और मुझे लगता है कि अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसने भी प्रोफेसर का कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो वो सेम सिलेबस पढ़ के, और फर्स्ट ग्रेड का पढ़ा है तो फर्स्ट ग्रेड में भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है इसमें राजस्थान जीके वगैरह, वो देख के जो भी आपके पास बुक्स वगैरह है। और जैसे मेरे प्रोफेसर बैच के स्टूडेंट वगैरह थे जिन्होंने वो पढ़ा था, तो वो सेम उसमें ही है, ज़्यादा कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। वो पढ़ लेना। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है 1/3, और इसमें भी आपके 40% वाला रहेगा। दोनों पेपर में आपको 36-36 चाहिए यहाँ पे, और एग्रीगेट दोनों पेपर में 40 चाहिए। मतलब इसका भी 36% चाहिए, इसका 36 चाहिए, और 375 का 40% इसमें भी होना जरूरी है। सिलेबस वापस वही है, मैंने कहा सारा पूरी प्रक्रिया सेम है। सिलेबस भी सेम है, ठीक है, उसमें इंटरव्यू होते हैं, इसमें इंटरव्यू जैसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आपको ठीक लगे तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा ये जरूर है कि एक बार के लिए अगर किसी को जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, या कोई लग रहा है कि कुछ न कुछ हो जाए, तो उनके लिए ठीक ऑप्शन भी है, देख ले, तैयारी कर ले। बट परमानेंट कैडर की मांग होनी चाहिए, कि वो बना रहना चाहिए। उस कैडर को मारना का मतलब ये है कि आगे स्कूलों में भी ये परमानेंट कैडर मर जाएगा। तो चिंता का विषय है, और मुझे लगता है हम सबको मिलके इस चीजों को थोड़ा सा सुधार की ओर प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।